अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हमने अपना जो टीचिंग एंड लर्निंग का यूनिट नंबर 4 है, इसका लास्ट पार्ट रह गया था हमारा। इसमें मैंने आपको थ्योरी सारी हमारी कंप्लीट हो गई थी और मैंने बताया था कि हमने इसका कंपैरिजन पढ़ना है। सारी थ्योरीज का एक टेबल है, ठीक है, जो आपकी बुक पे दिया हुआ है। पेज नंबर 96, चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे थे। पेज नंबर 96 आप लोगों ने ओपन कर लेना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो है ना, थ्योरीज का कॉन्सेप्ट मेनली आपको मैंने लास्ट लेक्चर में दे दिया। पहले तो आपने वो 2 लेक्चर अच्छे से लेने हैं और फिर आपको इस लेक्चर का की सारी जो समरी हम पढ़ेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। अब सबसे पहले थ्योरी थी हमारे पास बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी। अच्छा, तो इसमें ये जो टेबल थ्योरीज का दिया हुआ है ना, इसके अंदर हमने याद क्या क्या करना है। हमने जो बेसिक अजम्पशन है थ्योरीज में अबाउट द लर्नर और एजुकेटर का जो टास्क है और सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन क्या होती है बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी में, और लर्निंग ट्रांसफर कैसी होती है। लर्निंग ट्रांसफर कैसी होती है ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 2 से 3 पॉइंट्स आपने इनके अंदर जो है ना वो लिख देने हैं, ठीक है। एक तो पहले जो बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी है वो किसने दी थी, कब, ये वो सारा कुछ आपको मैंने डिस्कस कर दिया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। आप लोग वो थ्योरीज के अंदर मतलब कि ना ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। बाकी ये कि बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी में क्या अजम्पशन है अबाउट द लर्नर, एजुकेटर का टास्क क्या होता है बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी में, और सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या होती है बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी के अंदर। तो वो हम लोग सारा जो है ना अकॉर्डिंग टू थ्योरीज ये सारी चीजें जो है ना वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपने इनको कंपेयर करके याद करना है, ठीक है। उसके अलावा हमने इस लेक्चर में जो ये हमारा लास्ट लेक्चर है यूनिट नंबर 4 का, इसमें हमने ये पढ़ना है कि मोटर लर्निंग क्या है। इस चैप्टर में ही आगे दी हुई है, ठीक है। मोटर लर्निंग के आगे 3 स्टेजेस है वो हम पढ़ेंगे। बस इस तरह से आपके थोड़े से कुछ टॉपिक्स रह गए थे डिस्कस करने वाले, वो इसमें इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी के बारे में। इसमें लर्नर का मतलब कि क्या रोल होता है, इसमें पैसिव लर्निंग, लर्नर का रोल क्या होता है, पैसिव होता है, ठीक है। और आगे जितनी भी थ्योरीज हम पढ़ेंगे उस सब में मतलब कि हमने पढ़ना है कि लर्नर जो होता है ना उसका रोल होता है एक्टिव लर्नर, ठीक है। इस तरह से आगे सेकंड थ्योरी है हमारे पास, उसमें क्या होता है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में लर्नर का रोल जो होता है वो एक्टिव होता है, आपके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो है वो थर्ड थ्योरी आ जाती है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी जो होती है इसमें क्या होता है लर्नर का रोल, इसमें भी एक्टिव लर्नर होता है। जस्ट जो हमारी बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी है उसमें लर्नर का रोल क्या होगा, पैसिव होगा। बाकी सब में लर्नर जो होगा ना assumption अबाउट द लर्नर वो एक्टिव लर्नर्स है, ठीक है। उसके बाद साइकोडायनामिक है, इसमें भी आपके सामने लिखा हुआ है एक्टिव लर्नर है, ठीक है। तो आपने कंपैरिजन के थ्रू जो है ना ये थ्योरीज में याद कर लेना है ये 3 से 4 पॉइंट्स। इसी तरह ह्यूमनिस्टिक लास्ट वाली थ्योरी है, इसमें भी एक्टिव लर्नर है। अच्छा, अब ये लर्नर के बारे में हो गया। उसके बाद हम सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे कि एजुकेटर का टास्क क्या होता है। अच्छा, अब जो साइकोडायनामिक थ्योरी है इसमें क्या होता है कि इसमें एजुकेटर जो होता है वो एज ए रिफ्लेक्टिव इंटरप्रेटर होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है इसमें एजुकेटर फैसिलिटेटिव होता है, फैसिलिटेटिव एजुकेटर होता है जो इनकरेज करता है पॉजिटिव सेल्फ ग्रोथ को। अच्छा, उसके बाद जो होता है हमारे पास ह्यूमनिस्टिक थ्योरी लास्ट थी, साइकोडायनामिक थी हमारे पास फोर्थ वन, एंड थर्ड वन थ्योरी थी हमारे पास सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी में क्या होता है एजुकेटर का रोल एक्टिव एजुकेटर होता है। इसी तरह हमारे पास जो है वो कॉग्निटिव थ्योरी है। कॉग्निटिव में भी एक्टिव एजुकेटर जो होता है हमारे पास एजुकेटर का रोल, और बिहेवियरिस्टिक में भी एक्टिव होता है, ठीक है। इन दोनों का तो हो गया सेम, इस तरह से आपने याद कर लेना है। अच्छा, उसके बाद हम लोग जो है ना अब पढ़ते हैं कि जो इसका सोर्स ऑफ मोटिवेशन है वो क्या होता है बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी में। अच्छा, जो जो सेम है ना, जैसे जैसे इसका बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी में assumption जो थी अबाउट द लर्नर वो पैसिव थी, इसको आपने डिफरेंट कलर से जो हेडिंग दे देनी है और बाकी सबको सेम कलर के साथ जिसमें एक्टिव लर्नर का रोल है, ठीक है। उसमें आपने जो ये हाईलाइटर का कलर है वो चेंज कर लेना ताकि आपको याद रहे कि जो पैसिव लर्नर है ना, पैसिव एक्टिव लर्नर जो होता है रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल कंडीशन स्टिमुलाई एंड रिइंफोर्समेंट, ये होता है हमारे पास बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी। तो इस तरह से आपको याद रहेगा, ठीक है। इसको आप ब्लू से काट लीजिएगा, बाकी येलो कर लीजिएगा इस तरह से। अच्छा, उसके बाद एजुकेटर का टास्क भी आपको पता चल गया। उसके बाद सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या होती है बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी में, ड्राइव रिडक्शन। अब ड्राइव रिडक्शन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फर्ज करें कि हमारी बॉडी को किसी चीज की नीड होती है। जैसे हमें भूख लगी है फर्ज करें, तो अब हम लोग खाना खा लेते तो हमारी नीड पूरी हो जाएगी, तो हमारी एंजाइटी कम हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड ड्राइव रिडक्शन। तो सोर्स ऑफ मोटिवेशन इसके अंदर है ड्राइव रिडक्शन, जो बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी है।
कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर सोर्स ऑफ जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है वो हमारे गोल्स है, हमारी एक्सपेक्टेशन है, और अगर ये हमें फुलफिल नहीं होता तो हमें डिसइक्विलिब्रियम फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा मतलब कि सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर सोशलाइजेशन, एक्सपीरियंस, रोल मॉडल्स हैं। ठीक है, सोशलाइजेशन में सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर हम मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके अंदर जो एक्सटर्नल रोल मॉडल है उसको आपने कॉपी करना होता है। ठीक है, अगर वो एक बंदा जो है वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब आपको उसकी पर्सनैलिटी के अंदर अच्छी आते नजर आ रही हो, आप अडोप्ट करोगे, अदरवाइज आप छोड़ दोगे। तो इस तरह से। ठीक है, उसके अलावा हमने इसके अंदर जो है वो जो टर्म्स पढ़ी थी, जैसे रिइंफोर्समेंट है, सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म्स है, और इंटरनल कोपिंग जो उसकी होती है, वो सारा कुछ मतलब कि हमने पहले ही स्टडी कर लिया था। तो वो आपने लिख देना है। ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर क्या होता है सोर्स मोटिवेशन हमारा, कि यही कि हमें सोशल एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, और रोल मॉडल्स को हम फॉलो करते हैं, ये आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। सो रोल रोल मॉडल से आप लोग मोटिवेट होते हो सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर। और एक हमने जो हमारे पास सोशल लर्निंग थ्योरी है, इसमें एक हमने टर्म पढ़ी थी कैरियस कैरियस रिइंफोर्समेंट। ठीक है, वो भी मतलब कि इसी के अंदर हमने इसके 3 डिटर्मिनेंट्स में पढ़ी थी। तो उसके बारे में मैंने आपको सारा कल मतलब के लेक्चर में, जो लेक्चर हमारा हुआ इससे पहले, उसमें बता दिया था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो साइकोडायनामिक है, इसमें क्या हमारा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, उसमें ईगो सुपर ईगो की बेस पे ये जो साइकोडायनामिक थ्योरी है वो बेस करती है। ठीक है, जिसमें इंटरनल फोर्सेस आ जाती हैं। तो अब वो उसमें हमारे प्लेयर प्रिंसिपल और रियलिटी प्रिंसिपल है। ठीक है, ईडीगो सुपर ईगो के बारे में। उसके अलावा मैंने आपको कॉन्शियस सबकॉन्शियस के बारे में बताया था। ठीक है, अनकॉन्शियस, ये सारे मतलब के साइकोडायनामिक थ्योरी के अंदर हम स्टडी करते हैं। तो इसमें सोर्स ऑफ मोटिवेशन हमारा क्या है, प्लेयर प्रिंसिपल और रियलिटी प्रिंसिपल, एंड टेंशन इम्बैलेंस, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, उसके बाद हमारी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी आ जाती है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में हमारी सोर्स ऑफ मोटिवेशन है कि हमारी सेल्फ ग्रोथ हो। अच्छा, नीड्स, डिजायर फॉर पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट एंड कंफर्मेशन ऑफ सेल्फ ग्रोथ। ठीक है, ये आपकी मतलब सोर्स ऑफ मोटिवेशन है इसमें। बस आपने ये 3 से 4 चीजें जो है ना वो याद कर लेनी। बाकी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी थ्योरी की जो डिटेल है वो हमने सारी पहले डिस्कस कर ली थी। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी जो होती है उसमें हमने सारा जो है वो पढ़ा हुआ है इसके बारे में डिटेल। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है, मोटर लर्निंग क्या होती है। तो मोटर लर्निंग जो होती है बेसिकली वो क्या होती है कि जब हम लोग अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करते हुए लर्न कर रहे होते हैं। तो इस सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे, मोटर लर्निंग होती है क्या। मोटर लर्निंग इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस लीडिंग टू रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन कैपेबिलिटी फॉर मूवमेंट। मैंने बताया था मोटर वर्ड जो है ना वो मूवमेंट से निकला है। ठीक है, जब हम बॉडी की मूवमेंट्स के थ्रू मतलब लर्न करते हैं, कोई चीज एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसको मोटर लर्निंग कहते हैं। अच्छा, मोटर परफॉर्मेंस क्या होती है। मोटर परफॉर्मेंस जो होती है इसमें क्या होता है कि हम लोग स्किल जो है ना, स्किल हमारे अंदर आती है, एक्विजिशन ऑफ स्किल के लिए हम कोई काम करते हैं, बट नॉट नेसेसरली लॉन्गर टर्म रिटेंशन ऑफ दैट स्किल। मतलब वो हमें रिटेन नहीं रहती वो स्किल, लेकिन ये है कि हमारी ये कोशिश होती है कि हम स्किल जो है ना वो कोई गेन करें, कुछ सीखे नया। दैट इज द मोटर परफॉर्मेंस। ये डेफिनेशन आपने एज इट इज दोनों याद करनी है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है इसकी, कि फॉर एग्जाम्पल नर्स में डेमोन्स्ट्रेट अ स्किल टू द पेशेंट सच एज चेंजिंग अ स्टेराइल ड्रेसिंग एंड देन आस्क द पेशेंट टू टीच बैक टू द स्किल। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी इसकी। इट्स लाइक सिंपल, इसमें कुछ भी चीज मतलब कि डिस्क्राइब करने वाली नहीं है। ठीक है, मोटर लर्निंग की डेफिनेशन क्या होती है, मोटर परफॉर्मेंस क्या होती है, ये आपने अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आता है इसकी डिफरेंट मतलब के इसकी स्टेजेस आ जाती हैं हमारे पास ना मॉडल लर्निंग की, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमने सबसे, ये किसने दी थी सबसे पहले, तो हमने ये देखना है फिट्स, और जो पोजनर था इसने 3 मतलब के स्टेज सिक्वेंशियल मॉडल ऑफ मॉडल लर्निंग दिया था। ठीक है, ये क्लासिक मॉडल था जो कि हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क मतलब नर्सिस को ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो वो यूज करती हैं to use as they organize learning strategies for patients, students and staff nurses। अब इस मॉडल में क्या होता है कि 3 फेजेस होती हैं स्किल लर्निंग में। ठीक है, जिनको हम लोग इधर मतलब कि डिस्कस करेंगे। सबसे पहली स्टेज होती है कॉग्निटिव स्टेज, दूसरी स्टेज होती है एसोसिएटिव स्टेज। अब सबसे पहले तो मैं आपको इसका मेन कॉन्सेप्ट दे दूं कि ये जो स्टेजेस हैं ये किसके बारे में है, मतलब
जो कॉग्निटिव स्टेज होती है ना, ये होती है हमारा, और थर्ड नंबर पे है ऑटोनोमस। अच्छा, कॉग्निटिव स्टेज क्या होती है? बेसिकली ये थिंकिंग स्टेज होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद हमारी एसोसिएटिव स्टेज आ जाती है। एसोसिएटिव स्टेज का मतलब होता है प्रैक्टिस स्टेज, ठीक है। मतलब लर्नर इसमें जो है ना, वो रिफाइन करता है अपनी स्किल को, मिस्टेक उसकी कम होती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। जस्ट आपको मैं इधर इसका इंट्रो दे रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ऑटोनोमस स्टेज होती है ऑटोमेटिक स्टेज, यानी कि स्किल जो होती है उसकी वो ऑटोमेटिक हो जाती है और नेचुरली उसके अंदर अडॉप्ट हो जाता है वो, ठीक है। इसमें कोई भी उसको कॉन्शियस थॉट की जरूरत नहीं होती। डिस्ट्रैक्शन के अलावा वो अपने काम परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। और वो दूसरों से लर्न करेगा। अच्छा, इसके बारे में अब हम लोग ना पढ़ते हैं आगे। फर्स्ट स्टेज होती है ना हमारी, वो कॉग्निटिव स्टेज होती है। इसमें लर्नर जो होता है इसमें वो मतलब के वर्क, इसमें लर्नर जो है वो डेवलप करता है। द लर्नर वर्क्स, इसमें लर्नर क्या करेगा, मतलब कोई चीज काम करना स्टार्ट कर देगा ताकि उसमें क्या हो, उस स्किल के बारे में जो है ना उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव मैप, और इसको कॉग्निटिव मैप भी कहते हैं और इसको कॉग्निटिव प्लान भी कहते हैं। बेसिकली इसमें वो क्या करता है, प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है, ठीक है, और व्हाट इज टू बी डन। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कॉग्निटिव स्टेज होती क्या है। उसके बाद आपने इसमें कौन कौन सी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं कॉग्निटिव स्टेज में, वो हम पढ़ेंगे। कॉग्निटिव स्टेज होती है थिंकिंग स्टेज, मतलब इसमें लर्नर अंडरस्टैंड करता है उसने क्या करना है, व्हाट टू डू। इसमें उसे फुल अटेंशन की जरूरत होती है, फोकस की जरूरत होती है। इसमें वो मिस्टेक्स भी कर सकता है जो हमारी क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है ना हमारे पास, जो कॉग्निटिव स्टेज होती है। तो इसके अंदर इसलिए उसको यहाँ पे प्रॉपर मतलब हमें इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत होती है, फीडबैक की जरूरत होती है। तो इसलिए क्या होता है कि थिंकिंग अबाउट एवरी स्टेप, लाइक कुछ भी उसने करना है तो आपने आपको उसे इंस्ट्रक्शन देनी होगी, ठीक है। अच्छा, अब इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं जो हम इसमें स्टेज में यूज करेंगे, क्वेश्चन तो ये है। अच्छा, उसमें ये है कि हम लोग जो है ना उसको स्किल का पर्पस जो है वो प्रॉपर समझाएंगे, ठीक है। उसके अलावा उसको मतलब के सिमिलैरिटीज बताएंगे, ठीक है, तो अदर लर्न मोटर स्किल्स के बारे में। इसी तरह हम लोग उसको डिस्ट्रैक्शन जो है उसको मिनिमाइज करेंगे, जो आपको मैंने बात बताई थी। उसको क्लियर कंसाइज इंस्ट्रक्शन देंगे ताकि वो इजीली उसको समझ सके, क्योंकि अभी उसकी स्टार्टिंग मतलब कि स्टेज है। लर्नर अभी मतलब अंडरस्टैंड कर रहा है कि उसको क्या करना चाहिए। उसको पूरी अटेंशन और फोकस की जरूरत होती है इस स्टेज के अंदर, ठीक है। उसके अलावा इसमें मिस्टेक्स के चांसेस काफी होते हैं ना, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है। अच्छा, उसके अलावा उसको प्रॉपर आपने आइडियल परफॉर्मेंस की डेमोन्स्ट्रेशन देनी है स्किल की, ठीक है। और उसके अलावा जो उसके कम्प्लेक्स टास्क है उसको आपने ब्रेक डाउन करना है पार्ट्स के अंदर, ताकि वो इजीली मतलब कि स्किल जो है आपने वो मेमोराइज करे, उसको अच्छे से परफॉर्म कर सके। उसके अलावा उसको वर्बलाइज, आपने जो भी उसको आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उसको आपने इंकरेज करना है उसके लिए, ठीक है। वर्बलाइज करना है, इंकरेजिंग द लर्नर टू वर्बलाइज द इंस्ट्रक्शन। जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो आपने लर्नर को कहना है कि वो वर्बलाइज करे उसे साथ साथ, ठीक है। और उसकी मूवमेंट्स को भी आपने साथ साथ देखते रहना है। ये सारी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज होती हैं जो कि आप लोग फर्स्ट स्टेज में मतलब कॉग्निटिव स्टेज के अंदर एजुकेटर जो होता है वो मतलब कि स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं, उससे उसको बता सकता है कि आप इस तरह से काम परफॉर्म करो, ठीक है, एक स्किल को लर्न करने के लिए। अच्छा, सेकंड लास्ट वन है प्रोवाइडिंग सम मैनुअल गाइडेंस, मतलब खुद उसे करके दिखाए, बट आल्सो अलोइंग फॉर एरर्स इन परफॉर्मेंस। लेकिन ये है कि अगर उसकी कोई एरर आ रहा है तो उसको मतलब ये कंसीडर करे कि एरर आ सकता है, क्योंकि इसमें वो मिस्टेक्स जो है ना उसके चांसेस होते हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड स्टेज होती है एसोसिएटिव स्टेज। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस स्टेज होती है। इसमें लर्नर जो होता है वो क्या करता है, एसोसिएटिव स्टेज और प्रैक्टिस स्टेज, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, प्रैक्टिस स्टेज भी इसको कहते हैं, दूसरा नाम इसका एसोसिएटिव स्टेज का है, ठीक है। सेकंड स्टेज ऑफ द मोटर लर्निंग एंटेल मोर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। इसमें वो स्लोअर गेन्स एंड फीवर एरर्स, इसमें उसके एरर्स भी कम हो जाते हैं और ज्यादा मतलब वो चीजें गेन करता है, ज्यादा लर्न करता है इसमें, ठीक है। और इसके अलावा इस गोल का इसका इसका गोल क्या है, मतलब इस स्टेज का, इसका गोल ये होता है कि इस स्टेज के अंदर फाइन ट्यून द स्किल थ्रू कंटिन्यूड प्रैक्टिस। अब मैंने बताया था इसको प्रैक्टिस स्टेज भी कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसकी उसकी जो स्किल होती है ना वो रिफाइंड होती है, मोर रिफाइंड होती है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहा होता है। बेटर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है इसके अंदर चीजों की वो एविडेंट होती है, मतलब आपको नजर आ रहा होता है, उसकी मूवमेंट जो होती है वो भी कोऑर्डिनेटेड हो जाती है और ज्यादा एक्यूरेट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारे इसके गोल्स हैं, 2 से 3 गोल्स आपने अंडरलाइन कर लेने हैं, इसके गोल्स लिख देने हैं और इसके अलावा इसकी डेफिनेशन आपने लिख देनी है। और अदर नेम इसका क्या है, प्रैक्टिस स्टेज, ये भी आपने इधर लिख लेना है इसके ऊपर। अच्छा, ये होगी हमारी। और उसके अलावा इसमें अब कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजीज हैं जो हम लोग लर्नर को बता सकते हैं, इसमें यही है कि उसको उसका जो हेल्पफुल इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज फॉर दिस स्टेज कौन कौन सी हैं, कि इसमें हम लोग उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है टास्क की वो इंक्रीज करेंगे, ठीक है। लेवल ऑफ डिस्ट्रैक्शन जो होता है वो भी इंक्रीज करेंगे इसके अंदर, और इनकरेज करेंगे लर्नर को कि वो फुली इंडिपेंडेंटली जो है ना वो प्रैक्टिस करे।
ठीक है, ये स्ट्रेटजीज हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है, उसको मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में सारा बताएंगे। गाइडेंस और फीडबैक जो वो कम कर देंगे उसके बारे, फर्स्ट स्टेज में तो हमें उसे गाइडेंस देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे उसे कम करेंगे ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम खुद परफॉर्म करे। उसके अलावा मैनुअल गाइडेंस जो उससे भी अवॉइड करेंगे। इसमें हम मैनुअल गाइडेंस करेंगे जो फर्स्ट स्टेज हमने पढ़ी थी, लेकिन इसमें जो सेकंड स्टेज है इसमें हम क्या करेंगे, उसको अवॉइड कर देंगे। तो वो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं फर्स्ट स्टेज के अंदर, उसी को ऑपोजिट करके आपने जो है ना सेकंड स्टेज के अंदर लिख देना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड और फाइनल स्टेज हमारी क्या होती है, ये जो ऑटोनोमस स्टेज है, इसको ऑटोमेटिक स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि स्किल जो होती है वो ऑटोमेटिक और नेचुरल हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी कॉन्शियस मतलब कि थॉट की जरूरत नहीं होती। मतलब बिल्कुल फर्स्ट स्टेज के ऑपोजिट काम होगा यहाँ पे। इसमें लर्निंग ऑटोमेटिक स्टेज पे हो जाती है, ड्यूरिंग विच स्पीड और एफिशिएंसी ऑफ परफॉर्मेंस जो होती है वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी उसकी, ग्रेजुअली इंप्रूव एंड विच रिक्वायर लिटिल अटेंशन एंड कॉन्शियस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अच्छा, एन एडवांस लेवल ऑफ स्किल इज अचीव्ड। अब इसको इसका क्या गोल होता है कि यहाँ पे हमने जो होता है ना थर्ड स्टेज के अंदर हमने एडवांस लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो होती है वो हमने अचीव करनी होती है। ठीक है, ये इसका आपने गोल में यहाँ पे हेडिंग दे देनी है, ये इसका गोल है। ठीक है, एंड इज, बस उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना। उसके अलावा नर्सेज जो होती है कैन सेट अप प्रोग्रेसिवली मोर डिफिकल्ट एक्टिविटीज इन दिस स्टेज एंड प्रोवाइडिंग मोर चैलेंजिंग इन्वायरमेंट। बस ठीक है, आपने इतना ही याद करना है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई। उसके बाद कुछ मोटर वेरिएबल्स होती हैं। मोटर वेरिएबल्स कुछ ऐसे मोटर वेरिएबल्स होते हैं जो हमारी लर्निंग को मतलब कि इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। बिफोर द लर्नर बिगन टू प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस पहले वो क्या होते हैं। मतलब मोटर वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, वेरिएशन होना, यानी कि वेरिएबल्स बेसिकली होते क्या है, वेरिएबल्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि करेक्टरिस्टिक होती हैं जो चेंज कर सकती हैं और वेरी करती हैं किसी भी एक मतलब के स्टडी के अंदर, या कोई भी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं मतलब कि जो इफेक्ट करते हैं मोटर परफॉर्मेंस में। तो उसमें सबसे पहले तो प्री प्रैक्टिस है। ठीक है, और मोटर वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि मेजरेबल कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, मोटर बिहेवियर के बारे में जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं किस तरह से वो मूवमेंट परफॉर्म करेगा, जैसे उसकी उसमें स्पीड, स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, एक्यूरेसी, रिएक्शन टाइम वगैरह ये सारा कुछ आ जाता है। मोटर वेरिएबल्स की डिफरेंट एग्जांपल्स होती हैं, जैसे स्पीड है, स्ट्रेंथ है, बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन है, ये सारा कुछ। इसमें सबसे पहले आ जाता है प्री प्रैक्टिस। तो प्री प्रैक्टिस है इसमें। फिर उसके बाद प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस जो होती है वो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर होता है इसके अंदर इन डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द मोटर स्किल्स। मतलब पहले आप प्री प्रैक्टिस करो, फिर उसको प्रैक्टिस में लाओ। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं हमारे पास। ठीक है, मोटर वेरिएबल्स के। उसके बाद अमाउंट, टाइप और वेरिएबिलिटी जो होती है स्किल की वो भी इफेक्ट करती है। ठीक है, टारगेट स्किल इज एक्वायर्ड एंड रिटेन। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं प्रैक्टिस वेरिएबल्स की, जिसमें सबसे पहले तो मैस्ड वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस है। और उसके अलावा वेरिएबिलिटी ऑफ प्रैक्टिस है, होल वर्सेस पार्ट प्रैक्टिस है, फिर रैंडम वर्सेस ब्लॉक प्रैक्टिस है। ठीक है, गाइडेंस वर्सेस डिस्कवरी लर्निंग है। इसके अलावा एंड मेंटल प्रैक्टिस है। सबसे पहले मैथ प्रैक्टिस है। मैथ प्रैक्टिस में क्या होता है, इसमें ये इज अ सीक्वेंस ऑफ प्रैक्टिस एंड रेस्ट टाइम इन विच प्रैक्टिस टाइम जो होता है वो ग्रेटली एक्सीड्स द टाइम ऑफ टास्क। मतलब कि इसमें आप प्रैक्टिस ज्यादा करते हो, आपको रेस्ट का टाइम कम मिलता है, दैट इज कॉल्ड द मैथ प्रैक्टिस। ठीक है, साथ साथ इसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है उन्होंने, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मतलब कि एजुकेटर नर्स है, माइट आस्क द स्टूडेंट टू प्रैक्टिस टेकिंग 15 ब्लड प्रेशर रीडिंग्स इन सेट्स ऑफ 3 ओनली अ शॉर्ट। और रेस्ट टाइम जो है देखिए कितना कम है उसके लिए ना, रेस्ट टाइम बहुत कम होता है और प्रैक्टिस का टाइम ज्यादा होता है, दैट इज द मैथ प्रैक्टिस। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस का मतलब सिंपल ये होता है, इसमें स्पेस प्रैक्टिस इंटरवल इन विच द अमाउंट ऑफ रेस्ट बिटवीन प्रैक्टिस टाइम इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ टाइम विद इन ईच प्रैक्टिस ट्रायल। मतलब कि जो रेस्ट का टाइम है ना वो या तो इक्वल होगा प्रैक्टिस के, या फिर उससे ज्यादा होगा। तो फिर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस जो है ना वो हमारे पास सबसे बेस्ट होती है। ठीक है,
अब ये टर्म जो होती हैं वो एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपने ये टर्म जो होती हैं वो लाजमी पढ़नी है, इसका याद रखना है कि ये क्या होती हैं। उसके बाद हमारे पास आती है वेरिएबल प्रैक्टिस। वेरिएबल प्रैक्टिस conditions also appear to increase an individual's ability to generalize learning to new situations and seem to be particularly effective for children and adult females. For example, patient need to practice walking under as many different conditions as possible. मतलब कि जो प्रैक्टिस डिफरेंट कंडीशंस के अंदर वेरी कर रही है, दैट इज द वेरिएबल प्रैक्टिस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट इसमें टर्म्स हैं, वो आपने याद रखनी है, प्रैक्टिस वेरिएबल्स के अंदर ही आ जाती है ये भी। और साथ इसकी एग्जांपल आपने देख लेनी है ताकि आपको ये मेमोराइज इजीली हो जाए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है कॉन्टेक्चुअल इंटरफेरेंस इफेक्ट्स। ये एक नेचुरल मतलब के और ये जो फैक्टर्स थे हमारे पास जो अभी हम पढ़े हैं, ये किसने आइडेंटिफाई किए थे? बैटिंग बैटिंग ठीक है, 1966 के अंदर, इन वेरिएबल लर्निंग स्टडीज। इस आर कॉल्ड contextual interference effects. It's natural to assume that practicing several different tasks is blocked over. Practicing one specific task repeatedly and uninterruptedly in a block, and then the next task in a block, then the third task in a block। मतलब कि आप एक टाइम पे एक ही काम परफॉर्म करोगे तो ठीक है, अदरवाइज आपका मतलब ब्लॉक हो जाएगी जो भी आप काम कर रहे हो। कुछ लोग 2 से 3 काम कर रहे होते हैं एक टाइम पे, तो बेहतर है कि आप एक टाइम पे एक ही काम करो, तो आपकी वो प्रैक्टिस इंप्रूव होगी, ठीक है, वो काम आप ज्यादा अच्छे से लर्न करो। अब देखें इसमें ब्लॉक प्रैक्टिस में क्या होता है कि मेक्स इनिशियल एक्विजिशन ऑफ स्किल इजियर। जो आपने पहले मतलब कि एक काम एक स्किल सीखी होती है वो इजी मतलब कि इनिशियल जो एक्विजिशन होती है ना स्किल की, वो इजी बना देती है, ठीक है। सम रिसर्च शो दैट इट इज नॉट एन इफेक्टिव एज रैंडम प्रैक्टिस फॉर अप्लाइंग द मोटर स्किल इन अदर इन्वायरमेंट एंड फॉर लॉन्गर टर्म रिटेंशन। अच्छा, ये जस्ट आपने रीड ही करना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद डिस्कवरी लर्निंग क्या होती है? डिस्कवरी लर्निंग के बारे में भी जस्ट आपने एक नजर इसको देखना है कि डिस्कवरी लर्निंग जो होता है ये कौन स्टोन होता है कॉग्निटिव और ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरीज के बारे में। अब इस तरह का जो मतलब कि हमारे पास होता है ना डिस्कवरी लर्निंग बेसिकली ना एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिवली लर्न करते हैं, कोई चीज करके, ऑब्जर्व करके, क्वेश्चनिंग करके, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके, rather देन जस्ट लिसनिंग टू द मतलब के लेक्चर। मतलब कि इसमें जस्ट ये नहीं है कि वो बस लेक्चर सुन ही रहे हैं, बल्कि वो खुद से क्वेश्चनिंग करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एक्टिवली लिसन करेंगे और वो काम करके मतलब कि देखेंगे खुद। दैट इज द डिस्कवरी लर्निंग। बस ये आपने इसका मतलब के कंसेप्ट याद रखना है कि ये होती क्या है। अच्छा, उसके बाद डिस्कवरी लर्निंग के बाद हमारे पास आ जाती है मेंटल प्रैक्टिस। मेंटल प्रैक्टिस का मतलब होता है इमेजिनिंग और विजुअलाइजिंग द स्किल विदाउट बॉडी मूवमेंट्स। मतलब खुद कुछ भी नहीं करना, आपने बॉडी मूवमेंट कोई कुछ भी नहीं करना, बस मेंटली इमेजिन करना, विजुअलाइज करना है स्किल को विदाउट एनी मूवमेंट परफॉर्मिंग। उसके बाद हमारे पास आती है फीडबैक। क्या होती है फीडबैक? जो होती है ना फीडबैक, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी मोटर लर्निंग को प्रमोट करने में। इसमें 2 तरह की फीडबैक होती है। एक तो होती है इंट्रिंसिक फीडबैक जिसे इनहेरेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इज द सेंसरी एंड परसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन दैट अराइजेस व्हेन अ मूवमेंट इज प्रोड्यूस्ड एंड कैन इंक्लूड बोथ विजुअल एंड सोमैटोसेंसरी इन्फॉर्मेशन। एक होती है एक्सट्रिंसिक, मतलब कि एक तो बंदा खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड होता है, दैट इज द इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब ये है कि बाहर से आप उसे मोटिवेट करोगे, कोई ऐसा उसको स्टिमुलस दोगे जिससे वो मोटिवेट हो रहा है। तो इंट्रिंसिक फीडबैक वाले जो लर्नर होते हैं वो बेस्ट लर्न करते हैं, बजाय इसके कि एक्सट्रिंसिक लर्नर आपको नहीं होना चाहिए एक्सट्रिंसिक फीडबैक। इसे इसे इसके अदर नेम्स जो होते हैं वो होते हैं ऑगमेंटेड फीडबैक या फिर इनहांस फीडबैक। इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द लर्नर फ्रॉम एन आउटसाइड सोर्स। ठीक है, इससे आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, ये 2 आपने टाइप्स इसकी पढ़ ली। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है इंटरमीडिएट फीडबैक। का मतलब ये होता है कि आप लोग जो है ना वो ड्यूरिंग जो भी वो चीज सीख रहा है तो दरमियान में आप लोग उसको क्या साथ साथ फीडबैक जो है ना वो इंटरमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करते रहो ड्यूरिंग यानी कि प्रैक्टिस। प्रमोट लर्निंग मोर इफेक्टिवली देन डज कंटिन्यूस फीडबैक।
मतलब ड्यूरिंग प्रैक्टिस ही आप लोग उसको कोई काम, कोई नर्स कोई काम परफॉर्म कर रही है, तो जो कोई भी मतलब कि उसके कोई सुपरविजन में बंदा खड़ा हुआ है, तो उसको साथ साथ वो क्या उसकी गलतियां बताता जाए, उसकी फीडबैक उसको देता रहे कि आप ये काम ठीक कर रही हैं, आपने यहाँ मिस्टेक किया, यहाँ एरर किया आपने। जैसे हम लोग अक्सर अपनी मतलब के जो हमारी स्टाफ नर्सिंग उनके साथ हम ड्यूटी कर रहे होते हैं, स्टूडेंट नर्सिंग, तो क्या होता है कि हमें वो बता रहे होते हैं साथ साथ कि यहाँ आप कह रहे हैं, तो दैट इज इंटरमीडिएट फीडबैक, क्या इसके कि वो हमें कंटिन्यूस फीडबैक दें। तो हमें इंटरमीडिएट फीडबैक ड्यूरिंग प्रैक्टिस जो है ना उसे प्रोवाइड करनी चाहिए, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अपने। हाँ जी, ये जो आपके पास 106 पेज नंबर पे ये एक टेबल शो हो रहा है। ये टेबल अब आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है, ये बॉक्स 313 वाला। इसमें सबसे पहले तो प्रैक्टिस वेरिएबल्स आ जाते हैं ना, जो हमने पढ़े थे, जिसमें मैथ्स प्रैक्टिस है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रैक्टिस है। तो ये सारे एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। मैथ्स प्रैक्टिस में जो प्रैक्टिस टाइम होता है वो ज्यादा होता है रेस्ट टाइम से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रैक्टिस में रेस्ट टाइम जो होता है वो सेम होता है या फिर ग्रेटर देन होता है। वेरिएबिलिटी ऑफ प्रैक्टिस में क्या होता है, जो टास्क होता है वो प्रैक्टिस अंडर अ वैरायटी ऑफ कंडीशंस, ठीक है। और होल टास्क प्रैक्टिस में क्या होता है कि इंटायर टास्क जो होता है वो एट अ टाइम मतलब परफॉर्म कर रहे होते हैं हम लोग। और पार्ट टास्क प्रैक्टिस क्या होता है, बेसिकली इसमें वैरायटी ऑफ टास्क जो होते हैं वो हम प्रैक्टिस करते हैं इन रैंडम ऑर्डर में। उसके अलावा ब्लॉक प्रैक्टिस क्या होती है कि जब टास्क इस प्रैक्टिस कंटिन्यूसली विदाउट इंटरप्शन बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट टास्क इज टू बी लर्न। ठीक है, तो ये सारे टर्म जो होते हैं हमने पीछे भी पढ़ ली थी, लेकिन ये टेबल जो है ना ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए अगेन जस्ट आप लोग यही टेबल रीड कर ले, चाहे पीछे से टर्म्स नहीं भी याद होते तो इट्स ओके, लेकिन यहाँ से जस्ट आपने ये टेबल जो है ना वो रीड करना है एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। नोट फॉर एससीक्यू। गाइडेंस प्रैक्टिस क्या होती है कि इसमें फिजिकल और वर्बल गाइडेंस जो वो प्रोवाइड की जाती है जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं टास्क को। डिस्कवरी प्रैक्टिस क्या होती है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एक टास्क को, द लर्नर इज इनकरेज टू फाइंड अ सोल्यूशन टू चैलेंजिंग। ठीक है। मेंटल प्रैक्टिस क्या होती है कि लर्नर कम्युनिटिवली जो है ना वो रिहर्स कर रहा है मोटर टास्क को, लेकिन कोई भी बॉडी मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर रहा। उसके बाद होती है फीडबैक वेरिएबल्स इन द मोटर लर्निंग। इसमें हमारे पास इंट्रिंसिक फीडबैक आ जाती है, एक्सट्रिंसिक फीडबैक आ जाती है, नॉलेज रिजल्ट फीडबैक आ जाती है, इसी तरह कंटिन्यूस फीडबैक है और कंकरंट फीडबैक है। ये सारा आप लोग जस्ट टेबल रीड कर लें, जो पीछे से हमने पढ़ा हुआ है ना, अभी अभी हमने पढ़ा था वो आप चाहे ना भी पढ़े, लेकिन ये टेबल जस्ट रीड कर लें तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा जो हमने पीछे रीड किया। तो इंट्रिंसिक फीडबैक में क्या होता है कि सेंसरी परसेप्टिव इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट हो रही होती है फ्रॉम मूवमेंट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है। एक्सट्रिंसिक फीडबैक में क्या होता है कि सप्लीमेंटल इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फ्रॉम एन आउटसाइड सोर्स सच एज टीचर और इंस्ट्रूमेंटेशन व्हेन मूवमेंट इज प्रोड्यूस्ड। नॉलेज ऑफ रिजल्ट फीडबैक क्या होती है कि टर्मिनल फीडबैक इज प्रोवाइडेड विदाउट द आउटकम ऑफ मूवमेंट रिलेटिव टू द मूवमेंट गोल। नॉलेज ऑफ परफॉर्मेंस फीडबैक क्या होती है कि फीडबैक जो होती है अबाउट मूवमेंट उसे मूवमेंट पैटर्न उसे मतलब प्रोवाइड की जाती है ताकि उसका जो गोल है वो अचीव हो। यूज टू अचीव द गिवन गोल इज गिवन। कंटिन्यूस फीडबैक क्या होती है कि फीडबैक इज ऑन गोइंग ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द मूवमेंट। इंटरमीडिएट फीडबैक का मतलब होता है जो रैंडमली अकर हो रही होती है, ठीक है। इंटरमीडिएट फीडबैक अकर्स रैंडमली एंड इरेगुलरली ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मूवमेंट। अच्छा, पीछे मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया था ना कंटिन्यूस फीडबैक, कंटिन्यूस फीडबैक से ही हमें समझ आ रही है कि ऑन गोइंग यानी कि ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस मूवमेंट जब वो कोई काम परफॉर्म कर रहा है तो उसको फीडबैक दे रहे हो तो वो कंटिन्यूस फीडबैक होती है, ठीक है। पीछे मैंने आपको थोड़ा मतलब कि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो मिस्टेकनली गलत बता दिए, तो आप प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा। कंटिन्यूस फीडबैक जो होती है वो ड्यूरिंग मूव जब आप कोई काम परफॉर्म कर रहे हो तो उसके दौरान आपको दी जा रही होती है, ठीक है। और इंटरमीडिएट का मतलब इंटरमीडिएट का वर्ड इटसेल्फ जो है ना वो होता है कि रैंडमली और इरेगुलरली, ठीक है, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द मूवमेंट। उसके बाद कंकरेंट फीडबैक क्या होती है कि फीडबैक जो होती है वो ड्यूरिंग मूवमेंट परफॉर्मेंस ऑफ मूवमेंट जो है वो दी जाती है, ठीक है। अच्छा, ये सारे टर्म्स आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। पोस्ट रिस्पॉन्स फीडबैक क्या होती है कि फीडबैक जो होती है कंप्लीशन ऑफ मूवमेंट पे, यानी कि पोस्ट मतलब जब आपने मूवमेंट कंप्लीट कर ली तब आप उसे फीडबैक दे रही हो, दैट इज द पोस्ट मूवमेंट फीडबैक। ये इमीडिएट हो सकती है, डिलेड हो सकती है और उसके बाद समरी। इमीडिएट का मतलब होता है जो डायरेक्टली आफ्टर द मूवमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाए। डिलेड का मतलब होता है जो एक अमाउंट ऑफ टाइम के बाद कंप्लीट हो रही है, तो अलो रिफ्लेक्शन बाय द लर्नर। समरी में जो काफी मतलब रेपिटेशन ऑफ मूवमेंट्स के बाद अकर हो रही होती है एंड डिस्क्राइब्स एवरेज परफॉर्मेंस। अच्छा, ये आपने टर्म सारी एमसीक्यूज के लिए अंडरलाइन कर लेनी है। बस आपका ये जो यूनिट है इसमें से यही इंपॉर्टेंट था जो हमने पढ़ लिया ऊपर सारा।
ओके तो स्टूडेंट्स, आज का इतना ही लेक्चर था। आपको कुछ भी आपको समझ ना आया तो आप लोगों ने मुझसे डिस्कशन ग्रुप में पूछ लें।